हेलो फ्रेंड, मैं अनुज तिवारी MITIS एकेडमी। आज जो हमारी चर्चा होगी, चूँकि जैसा आप जानते हैं कि हम साहित्यिक स्रोत मेडिएवल मध्यकाल के साहित्यिक स्रोत पे बात करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि ये इस सेगमेंट में आप अदर बुक्स पे भी बोल दें, लूसेंट या दूसरे जगह में भी ये कलेक्शन नहीं है क्योंकि आपको दिया जा रहा है। ये इस सेगमेंट से कोई भी प्रश्न यदि BPSC या JPSC या UPSC या फिर कहीं से भी पूछे जा रहे हैं तो वो आपसे नहीं छूटेंगे, तो आप इसको देख लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किताबुल हिंद, जो पहला आप देख सकते हैं बुक, ये इसके जो लेखक हैं अबू रेहान अलबरूनी हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, इससे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। पहला मैंने बता दिया है किताबुल हिंद, जिसमें अबू रेहान अलबरूनी का नाम याद रखेंगे। ये भारतीय सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित पुस्तक है। दूसरा फतहनामा, इसे चचनामा भी कहा जाता है। फतहनामा को चचनामा भी कहा जाता है। इसके जो लेखक हैं अली अहमद हैं, जिसको कि आपको याद रखना है। फतहनामा ही चचनामा है जो कि आपको याद रखना है। इससे सिंध के इतिहास पे प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट बुक यदि आप देखेंगे तो राजतरंगिणी है, जो 3 नंबर में आप देख सकते हैं। राजतरंगिणी ये भारतीय इतिहास की प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो राजतरंगिणी को प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। अगर पूछे ऐसे भी प्रश्न तो उसके भी उत्तर देने होंगे। ये जो राजतरंगिणी है, इसके लेखक कलहन है। और ये जो मैं ये बता दूं कि ये संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है और इससे सिंध कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। हम नेक्स्ट बुक की ओर बढ़ते हैं, ताजुल मासिर। ताजुल मासिर के जो लेखक हैं और इस ग्रंथ के जो लेखक हैं, ये रचनाकार हैं, वो हसन निज़ामी हैं। ये हसन निज़ामी जो दिल्ली सल्तनत के पहले सरकारी इतिहासकार होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इमीडिएट जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसको आप देखते चले। तबकाते नासरी, तबकाते नासरी मिनहाज सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि आपको मैं बता दूं, मिनहाज सिराज ने तबकाते नासरी लिखा है। और इस किताब को इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि ये इससे तत्कालीन घटनाओं पे ज़्यादा प्रकाश पड़ता है। ये यथार्थ ज़्यादा समझ में आता है, जो आदम से लेके 1259 तक के इतिहास को इसमें इंक्लूड किया गया है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, तारीख़ फ़िरोज़शाही, जियाउद्दीन बर्नी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जिस पे कि आपको याद रखनी है। जैसे तारीख़ फ़िरोज़शाही पे यदि बात की जाए तो तारीख़ फ़िरोज़शाही पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि तारीख़ फ़िरोज़शाही शम्स सिराज ज़फ़ीफ़ की भी पुस्तक है। तो यहाँ यदि अगर तारीख़ फ़िरोज़शाही यदि आपके सामने आंसर आए तो तारीख़ फ़िरोज़शाही में जियाउद्दीन वर्नी भी आंसर होगा, तारीख़ फ़िरोज़शाही में शम्स सिराज ज़फ़ीफ़ भी आंसर होगा। दोनों लेखकों ने इस नाम से ग्रंथ की रचना की है, पुस्तक की रचना की है। और दूसरी बात कि जियाउद्दीन बर्नी की और भी दूसरी इंपॉर्टेंट जो बुक्स है उसको भी आपको याद रखनी है। सियान मुहम्मदी, जो कि आपको याद रखना है, यहाँ 1 देख सकते हैं आप। दूसरे सलात कबीर, जो कि आपको याद रखनी है। इनायतनामा, हसरतनामा, फतवा जहांदारी की जहाँ तक सवाल है तो ये जियाउद्दीन बर्नी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, जिसको कि आपको याद रखना है। फतवा जहांदारी, चूँकि फतवा जहांदारी दिल्ली सल्तनत काल में इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित राज्य सिद्धांतों पर लिखी गई एकमात्र पुस्तक है। ये याद रखना है, जिसको जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। दूसरा, मैं एक बार और रिमार्क कर दूं कि तारीख़ फ़िरोज़शाही के बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। दूसरे साइड यदि बात की जाए तो इसे शम्स सिराज ज़फ़ीफ़ ने भी लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं हम इमीडिएट। अब कुछ अमीर खुसरो पे बात करेंगे, अमीर खुसरो के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पे बात करेंगे। तो अमीर खुसरो ने, जैसा कि मैं बता दूं कि किरानुशादेन लिखा है। किरानुशादेन लिखा है, जो कि केकुआबाद के कहने पे इन्होंने लिखा था। और इसका जो किरानुशादेन का मतलब होता है 2 नक्षत्रों का मिलन, ये आपको याद रखना है। और किरानुशादेन रिटन बाई अमीर खुसरो। और दूसरी किताब मैं बता दूं कि अमीर खुसरो की जो है मिता उल फुतू, जो को याद रखेंगे कि इसका जो अर्थ होता है विजयों की कुंजी। तो मिता उल फुतू को हम बोलते हैं विजयों की कुंजी, जो कि आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट यदि हम बुक पे बात करें तो ख्वाज़िल उल फुतू, ये भी अमीर खुसरो की किताब है। तो अमीर खुसरो को आप याद रखेंगे किरानुशादेन, मिता उल फुतू, ख्वाज़िल उल फुतू, इसको बोलते हैं। ख्वाज़िल उल फुतू मतलब विजयों का खजाना। और इसमें जो ये जो रचना की थी अमीर खुसरो ने, अलाउद्दीन खिलजी के निर्देश पे किया गया था। नेक्स्ट बुक पे हम बढ़ते हैं, नो सिपियर, जो कि नौ आकाश इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और मैं बता दूं कि आपको इसको याद रखनी होगी, क्योंकि ये अमीर खुसरो की इंपॉर्टेंट बुक्स है, जो कि एज डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि पर्टिकुलर बुक्स के लेखक कौन है। तो इसकी में भी अगर थोड़ी सी बात करें तो इस ग्रंथ में 9 सिपियर में 9 अध्याय हैं, जिसमें कि 2 अध्याय जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और 7 जो अध्याय हैं हिंदुस्तान का वर्णन करता है, जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तुगलकनामा। तुगलकनामा एक इम्पॉर्टेंट बुक है। और
ये जो अमीर खुसरो ने लिखी है तुगलकनामा, इसको इस तरह से मैंने अमीर खुसरो की जो 5 बुक्स बोली है, पांचों बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको याद रखनी है। किरानुशादेन याद रखना है, मिता उल फुतूह याद रखना है, फिर ख्वाजिल उल फुतूह याद रखना है, नूफ सफियर याद रखना है, तुगलकनामा याद रखना है। ये पांचों बुक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बुक्स की ओर मूव करते हैं। देखिए, अस्सामी ने एक बुक लिखा जिसको कि फुतूह अस्सलातीन कहते हैं, और इसमें जो है आप देखेंगे कि महमूद गजनबी से लेकर मोहम्मद तुगलक तक के हिस्ट्री को इसमें इन्होंने शामिल करने की कोशिश की है। और इसे फुतूह सलातीन को ही शहनामाए हिंद भी कहा जाता है। तो फुतूह सलातीन शहनामाए हिंद के तौर पे आप एक याद रखेंगे। और असामी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र इतिहासकार थे जिसने जो इतिहास में घटित घटनाओं को स्वतः मानने से इनकार करते हुए उन घटित घटनाओं के कारणों पर बल दिया था। तो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन मैंने दी है जो कि आप याद रखेंगे। लेकिन ये फुतूह सलातीन जो है असामी की पुस्तक है जो मोहम्मद गजनबी से मोहम्मद तुगलक तक के इतिहास का वर्णन करता है। नेक्स्ट यदि बात करें कि फुतूहात फिरोज शाही, ये भी आपको याद रखना है। ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है जो कि आपको याद रखनी है। और ये आत्मकथा जो है फ़ारसी भाषा में है जो कि आपको याद रखनी है। अब एक रहेला, आपको जैसा कि जानकारी होगी कि रहेला जो है कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था 1333 में। तो ये एक आपको याद रखना होगा। और रहेला ने ही एक स्टेटमेंट दिया था कि पापी और धर्मात्मा दोनों की ही विशेषता जो थी मोहम्मद बिन तुगलक में थी। तो ये एक चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा। आगे चलते हैं फवादुल फुआद। ये फवादुल फुआद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया के का वार्तालाप इसमें का संकलन किया गया है। और इसे फवादुल फुआद जो है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अमीर हसन सिज्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसको आप याद करना इम्पोर्टेंट रहेगा। अगली नेक्स्ट जो बुक है वो खैरुल मजालिस हमीद कलंदर की पुस्तक है, जिसमें कि बता दूं कि दिल्ली के संत शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी के वार्तालाप का संकलन है। तो आपको यहाँ इसको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें खैरुल मजालिस में आप देखेंगे कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण और मंगोल आक्रमण के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो खैरुल मजालिस हमीद कलंदर की पुस्तक है जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो तारीख़ फिरोज शाही पे मैंने पहले ही बोला है कि जियाउद्दीन बर्नी ने भी इसे लिख रखा है और दूसरा शम्स सिराज अफीफ ने भी लिख रखा है। तो आप देखेंगे दोनों का विषय अलग अलग है। इसकी रचना तैमूर के तुरंत बाद की मानी जाती है और इसमें तुगलक काल के शांति और समृद्धि की चर्चा की गई है, जो कि थोड़ा अतिशयोक्ति लगता है, जो कि आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी बुक की ओर। तारीख़ मुबारक शाही, ये एक इम्पॉर्टेंट किताब है। याहिया बिन अब्दुल्ला सरहिंदी की लिखी गई किताब है, जिसमें कि मैं बता दूं कि ये बाद में इसका आप देखेंगे कि इस पुस्तक में यह ग्रंथ जो है कि मुबारक शाह को ही समर्पित है, इसीलिए तारीख़ मुबारक शाही याद रखेंगे। याहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी का ये लिखा हुआ तारीख़ मुबारक शाही। नेक्स्ट जो है तुजुक बाबरी, जो कि जनरली एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तुजुक बाबरी एक तुर्की भाषा की पुस्तक है जिसे बाबर ने लिखा था। ये बाबर की आत्मकथा है जैसा कि मैंने आपको बताया है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये इसका फ़ारसी अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने की थी, और अंग्रेजी में लीडन और एस्किन ने इसको और एस बेब्रिज ने इसको 1905 में इसका अनुवाद किया था। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यदि बुक की ओर बात करें तो हम अकबरनामा पे बात करेंगे। अकबरनामा के जो लेखक हैं अबुल फजल हैं, जो कि आप जैसे जानते हैं कि अकबरनामा अबुल फजल, इसमें अकबर ने 17वें वर्ष तक का इतिहास को, अकबर के शासनकाल के 17 वर्ष तक के इतिहास का इसमें वर्णन किया है। इसके भी जो खंड हैं इसमें मैं बता दूं कि अकबरनामा के 18 वर्ष से 46 वर्ष तक का इतिहास है। और आईने अकबरी जो तीसरे भाग में आईने अकबरी है, जो कि 42 वर्ष के अंत तक का इतिहास इसमें शामिल किया गया है। तो आप इसमें प्रथम भाग को देख सकते हैं, द्वितीय भाग को देख सकते हैं और तृतीय भाग को देख सकते हैं। प्रथम में 17 वर्ष और 18 से 46 वर्ष तक का इतिहास देख सकते हैं, और लास्ट में आप देख सकते हैं आईने अकबरी में अंत तक का इतिहास को इसमें शामिल किया गया है। अकबर के इतिहास को इसमें शामिल किया गया, अबुल फजल ने इसे लिखा है। अब आते हैं मकतूबात अल्लाई। मकतूबात अल्लाई 3 भागों में है, जैसा कि मैं बता दूं ये भी जो है अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। तो पहला मैंने बता दिया है कि अकबरनामा, दूसरा मैंने बता दिया मकतूबात अल्लामी। 2 किताबों को अबुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि तबकात अकबरी। अब यहाँ याद रखिएगा तबकात अकबरी पे मैं बता दूं कि निज़ामुद्दीन अहमद ने इस ग्रंथ को लिखा है, जिसके 9 अध्याय हैं। और विशेष यदि आप बात करें तो इन अध्यायों में दिल्ली, गुजरात,
मालवा, दक्कन, बिहार, जौनपुर इत्यादि के इतिहासों को शामिल, कश्मीर तक के भी इतिहास को इसमें शामिल किया गया है। और नेक्स्ट बुक पे हम बढ़ते हैं हुमायूंनामा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, जो उसकी हुमायूं की बहन पुत्री बहन थी, उन्होंने इस किताब को लिखा है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि हुमायूंनामा में आपको कई चीज़ों का वर्णन दिया गया है, स्पेशली कि राजनीतिक घटनाओं का और सामाजिक घटनाओं का इसमें ज़्यादा वर्णन दिया गया है, जिसमें शादी विवाह वगैरह के बारे में भी और दूसरी चीज़ों के बारे में भी, जिसमें कि अपहरण व्यवस्था के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। तारीख़ रसीदी, तारीख़ रसीदी के जो लेखक हैं वो मिर्ज़ा हैदर दोगलक है, जिसको कि आपको याद रखनी है। और इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। बस नेक्स्ट बढ़ते हैं कानून हुमायूनी। कानून हुमायूनी जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको खोंदमीर ने लिखा है। इसमें भी 9 अध्याय है, जिसको कि आपको याद रखनी है। और ये जो है कि हुमायूं की अच्छाइयों का काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि तज़किरातुल वाक़ियात, एक इम्पॉर्टेंट बुक है, जो कि आपको मैं बता दूं कि जौहर आफ्ताबची द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, जो कि आप में कन्नौज, चौसा और कन्नौज में हुमायूं के पराजय की इसमें आप देखेंगे कि वर्णन दिया गया है। तो तज़किरातुल वाक़ियात जौहर आफ्ताबची, यहाँ पे आप जौहर आफ्ताबची का नाम पढ़ सकते हैं, तज़किरातुल वाक़ियात जौहर आफ्ताबची। नेक्स्ट यदि पुस्तक जो है मुंतखब उत-तारिख़, मुंतखब उत-तारिख़ आपको याद रखनी है। मुंतखब उत-तारिख़ भी मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखी गई है। इसमें गजनवी वंश से अकबर के 40 वर्ष तक का इतिहास का वर्णन किया गया है। और इसको आप देख सकते हैं, स्पेशली अगर इसमें बात करें तो इसी में बदायूनी ने ही कहा था कि बदायूनी ने ही कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। और ये स्टेटमेंट एमबीटी के बारे में था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक है। नेक्स्ट यदि बढ़ते हैं हम थोड़ी सी आगे बात को बढ़ाते हैं, तो तुजुके जहांदारी, जहांगीरी की बात करें तो तुजुके जहांगीर की आत्मकथा है, जो फारसी भाषा में लिखी गई है। 3 पातशाहनामा है, जो कि मैं बता दूं, पातशाहनामा फर्स्ट नहीं बोले, इसमें यदि बोले तो शाहजहाँ काल का प्रथम सरकारी इतिहास ग्रंथ है ये। और इसको जो लिखा है कि मोहम्मद अमीन कजवनी, आप याद रखेंगे पातशाहनामा मोहम्मद अमीन कजवनी, जिसमें शाहजहाँ काल का प्रथम इतिहासकार है। दूसरी अगर बात करें तो शाहजहाँ के प्रथम 20 वर्ष के घटनाओं का वर्णन आपको मिलेगा दूसरे वाले में, जिसको कि अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। पहला मैंने बता दिया कि मोहम्मद अमीन कजवनी, और दूसरा मैंने बता दिया है कि अब्दुल हमीद लाहौरी। आप लिख सकते हैं इसको कि पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, पातशाहनामा मोहम्मद अमीन कजवनी। और पातशाहनामा जो तीसरा जो है 21 से 30 वर्षों के घटनाओं का उल्लेख है, वो मोहम्मद बारिश द्वारा की गई है। तो यदि पातशाहनामा में ये तीनों नाम आते हैं, मोहम्मद अमीन कजवनी का, अब्दुल हमीद लाहौरी का या मोहम्मद बारिश का, तो तीनों ने पातशाहनामा लिखा है। लेकिन इन तीनों ग्रंथों में अलग अलग समय का वर्णन किया गया है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो अमल ए साले मोहम्मद साले का ये लिखा हुआ रचना है, जो कि आप जानते हैं शाहजहाँ के बारे में, इसमें शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन है। तारीख़ शाहजहानी, ये सादिक खां का लिखा हुआ पुस्तक है, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें कि औरंगजेब ने आगरा पे जो कब्जा किया उसके बारे में इन्होंने लिख रखा है। दूसरा है कि आलमगीरनामा, जो कि महत्वपूर्ण किताब है। आलमगीरनामा में याद रखें कि आलमगीरनामा की एक दूसरी भी पुस्तक है, जो कि हातिम खान ने लिखा है, और आलमगीरनामा कासिम सिराजी ने भी लिखा है। तो 2 हो गए, कासिम सिराजी और हातिम खान, जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं वाक़यात आलमगीरी। वाक़यात आलमगीरी जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आकिल खां राजी ने लिखा है, और इसमें वार ऑफ सक्सेशन के बारे में लिखा गया है। तो वाक़यात आलमगीरी, आकिल खां राजी। और थोड़ी सी पुस्तक बची है, मैं बोल देता हूँ। एक खुलासत उत-तारिख़, जो कि सुजान राय भंडारी का है। सुजान राय भंडारी ने भी शाहजहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन इसमें किया है। और औरंगजेब के आर्थिक स्थिति के बारे में और भौगोलिक सीमाओं के बारे में भी उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारी पुस्तक है उस पर हम बात करेंगे मुंतखब उत-लुबाब, जो खाफ़ी खां द्वारा लिखा गया है। और खाफ़ी खां का वास्तविक नाम जो था, मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद हासिम था। खाफ़ी खां का वास्तविक नाम मोहम्मद हासिम था। नेक्स्ट बुक जो हम बात करेंगे वो फुतुहात आलमगीरी पे बात करेंगे। फुतुहात आलम, जैसे वाक़यात आलमगीरी आकिल खां याद रखना है, फुतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर की पुस्तक है, जो कि औरंगजेब के शासनकाल के 34वें वर्ष तक का वृत्तांत इसमें का उल्लेख मिलता है। तो इसको आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट है नुस्ख़ाए दिलखुशा। नुस्ख़ाए दिलखुशा के बारे में यदि बोले तो ये भीमसेन सक्सेना के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें कि लेखक ने मुग़ल काल की
कमजोरियों और अमीरों में व्याप्त भ्रष्टाचार को बड़ा ढंग से इसको वर्णन किया है। और लास्ट जो आपकी पुस्तक है, जो कि मैं बता दूं कि मासिर आलमगीरी, तो आलमगीरी पे जैसे आलमगीरनामा मैंने बताया, हातिम खां, आलमगीरनामा मैंने बताया, काजिम सिराजी, आपको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा मैं बोल रहा हूँ मासिर आलमगीरी। मासिर आलमगीरी साकी मुसैद खान का है, ये लिखा हुआ, जो औरंगजेब के शासनकाल के 11वें से 20वें वर्ष तक के इतिहास का वर्णन करता है। विदेशी स्रोत या फॉरेन सोर्सेस के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मध्यकाल के, जो अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो बुक से संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप निश्चित ही उसको करेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। बस यही मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत पे, साहित्यिक इतिहास के स्रोत पे थोड़ी सी चर्चा करनी थी। थैंक यू फ्रेंड्स।